हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमेज। आज के लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, दैट इज़ फ्लक्शनैलिटी। और फ्लक्शनैलिटी में भी जो हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे रहेंगे, फर्स्ट वन इज़ अवर एमीन इन्वर्जन। सेकेंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो रहेगा हमारा कि हम देखेंगे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लक्शनैलिटी कैसे होती है। थर्ड पॉइंट जो हम आज कवर करेंगे दैट इज़ अवर स्क्रैम्बलिंग। फोर्थ जो है हम रिंग विज़न के बारे में पढ़ेंगे। और जो फिफ्थ टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ अवर हैप्टिसिटी चेंज। तो इन पांचों टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में समझेंगे। तो जो है लेक्चर को प्रॉपर पूरा अच्छे से फॉलो करना, इनके अच्छे से नोट्स बनाना आप लोग, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज जो हमें बात करनी है वो बात करनी है किसके बारे में, फ्लक्शनैलिटी। तो जो पहली चीज़ जो माइंड में आती है हमारे फ्लक्शनैलिटी वर्ड सुन के, वो क्या आती है, वो चीज़ जो फ्लक्चुएट करे, वो चीज़ जो कभी स्टैटिक ना रहे, राइट। ये चीज़ जो आती है हमारी वो माइंड में आती है पहली चीज़। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारा यूजुअली हर मॉलिक्यूल क्या है, वो स्टैटिक नहीं होता, वो नॉन स्टैटिक रहता है। तो क्या हम ये सोचें क्या कि हमारा हर मॉलिक्यूल जो है फ्लक्शनैलिटी कैटेगरी में लाई करेगा? तो इसका आंसर है नो, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि फ्लक्शनैलिटी के लिए जो है साइंटिस्ट ने उसकी अलग ही डेफिनेशन बना रखी है। और वो क्या है कि फ्लक्शनैलिटी हम किसी भी मॉलिक्यूल में डिटेक्ट तब कर सकते हैं जब हमारे जो कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हैं, जैसे कि हमारा NMR हो गया, IR हो गया, वो हमारी फ्लक्शनैलिटी को डिटेक्ट कर पाएँ। तो क्या हो गया हमारा फ्लक्शनैलिटी के लिए पहली चीज़, फ्लक्शनैलिटी हम किसी भी मॉलिक्यूल में तब कहेंगे जब हमारे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जैसे कि हमारा NMR हो गया, IR हो गया, और कभी कभी हम इसमें UV और एक्सरे भी ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हो गए जो हमारे फ्लक्शनैलिटी जो हमारे मॉलिक्यूल में होगी या नहीं होगी उनको डिटेक्ट कर पाएँ, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो हम बात करेंगे वो पहला टॉपिक है हमारा फ्लक्शनैलिटी में, वो है हमारा एमीन इन्वर्जन। हम डिटेल स्टडी करेंगे एमीन इन्वर्जन को। तो इसको मैं रब कर देती हूँ अभी। तो अभी हम बात करनी है हमें एमीन इन्वर्जन की। वन सेकेंड, स्मार्ट पेन नॉट वर्किंग। एमीन इन्वर्जन, इन्वर्जन सुन के माइंड में क्या आता है हमारे, इन्वर्जन मीन्स कोई चीज़ पलट देना, राइट, इन्वर्ट करना। अगर मैं सिंपल फॉर एग्जांपल एमोनिया की बात करूँ, एमोनिया के स्ट्रक्चर हमारे क्या होता है, पिरामिडल। और यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड पे हमारे लोन पेयर हो गए। अब क्या होता है, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे जो आपको ये अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल दिख रहा है, वो क्या रहता है हमारा, ट्राइगोनल प्लेनर जो होता है हमारा स्ट्रक्चर, उसके साथ ट्रांजिशन स्टेट में होता है। क्या होता है ये हमारा, क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि हमारी रूम टेम्परेचर पे एक तरीके से हमारी ये क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको आप जो है आइसोलेट नहीं कर पाते हो, राइट। हम ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं ना। अब क्या होता है, फिर से ये ट्राइगोनल प्लेनर में किस में कन्वर्ट होता है, पिरामिडल में, जो इसकी रियल फॉर्म थी वो वापस इसी में चला जाता है। फ़र्क क्या हुआ, बस पहले हमारे लोन पेयर जो थे वो राइट हैंड साइड पे था, वो कहाँ पर आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ना। तो ये जो स्टार्टिंग में हमारा स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर हमें फाइनल में मिल रहा है। तो ये क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर ये हमारा इक्विलिब्रियम चलता रहता है। पिरामिडल से फिर से ट्राइगोनल प्लेनर में गया, ट्राइगोनल प्लेनर से फिर से पिरामिडल में चला जाता है, राइट। तो ये हमारा रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। अगर मैं बात करूँ चेंज इन एंगल की,
एंगल चेंज। तो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर में हमारा एंगल कितना होता है, वो होता है 120 डिग्री। कितना होता है हमारा एंगल, 120 डिग्री। और यही मैं बात करूँ इसमें पिरामिडल स्ट्रक्चर में, अमोनिया में स्ट्रक्चर हमारा एंगल कितना आता है, 107। इतना ही आता है ना। तो इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये नियरली आपको 13 डिग्री का एंगल चेंज मिलेगा। मीन्स आप देख सकते हो 13 डिग्री एंगल चेंज हो रहा है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहीं पर, अगर मैं फॉस्फीन ले लूँ फॉर एग्जांपल, PH3, फॉस्फीन हमारा क्या होता है, PH3। इसका अगर मैं बनाऊँ, ये भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई हमारी, और ये फिर से हमारा पिरामिडल में चला गया। लेकिन यहाँ पर आप एंगल चेंज निकालोगे अगर, तो ये हमारा 120 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल होता है वो नियरली हमारा 94 डिग्री होता है। कितना होता है हमारा, 94 डिग्री। अब इसका एंगल चेंज निकालो फॉस्फीन में, तो आपको कितना आ जाएगा, तो आपको नियरली 26 डिग्री का एंगल चेंज मिलेगा। जो आप देखोगे ये जस्ट जो एमोनिया का केस था हमारा, उसका जस्ट डबल है, 13 का डबल 26 डिग्री चेंज आ रहा है। तो अब एक चीज़ नोट डाल के लिखो, ये नोट क्या है कि अगर, सुनो पहले तो ध्यान से सुनो, अगर कोई हमारा प्रोसेस, क्या है ध्यान से सुनो, अगर हमारा कोई प्रोसेस जो है 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी से कम उसको रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, बाहर से आपको कोई एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है, क्या बोला मैंने, अगर कोई हमारा प्रोसेस 100 किलो जूल पर मोल से, मतलब 100 से किलो जूल पर मोल से हमारा उसको कम ही रिक्वायरमेंट है, तो आपको कोई भी बाहर से एनर्जी देने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब देखोगे अमोनिया के केस में हमारा एंगल चेंज कितना आता है, जस्ट 13 डिग्री। तो इसको इन्वर्जन का ये देखा गया, इन्वर्जन की एक एनर्जी बैरियर बनाएगी। एनर्जी बैरियर जो हमारा अमोनिया के केस में निकल के आ रहा था वो कितना आ रहा था, 23 किलो जूल पर मोल। ये कितना आ रहा था अमोनिया के केस में। वही हमने जब फॉस्फीन का निकाला कि हमारा एंगल चेंज आ रहा था 26 डिग्री। अब जब इसका एनर्जी बैरियर देखा गया कि इन्वर्जन के लिए इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कितनी आ रही थी फॉस्फीन के केस में, वो आ रही थी 100 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा आ रही थी। कितनी आ रही थी, 100 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा निकल के आ रही थी। तो यही देखा हमने कि जो हमारा इन्वर्जन हो रहा था वो फॉस्फीन के केस में नहीं हो रहा था, वही हमारा अमोनिया के केस में इन्वर्जन हो रहा था। इसका रीज़न क्या था, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि अगर भी किसी भी प्रोसेस में 100 किलो जूल पर मोल से कम की एनर्जी लग रही है, तो आपको बाहर से एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसलिए जो है हमारा अमोनिया जो है इन्वर्जन शो कर रहा था, वही हमारा जो है फॉस्फीन जो है इन्वर्जन नहीं शो कर रहा था, और इसी इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, अमीन इन्वर्जन। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको नोट डाउन करो, मैं रब करती हूँ। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अमीन इन्वर्जन को रोकना है, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस अमीन इन्वर्जन, सो मेरे कुछ क्या स्टेप्स होंगे। अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो वो सोच सकता है, मैं बता देती हूँ फिर पे। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को इसके दो मेथड हो सकते हैं, आपको अमीन इन्वर्जन कहीं पर रोकना है। तो पहली चीज़ क्या होती है, देखो आपको कुछ समझना है तो क्या है, बल्की ग्रुप, ऐड बल्की ग्रुप। आप बल्की ग्रुप लगा दो, और बल्की ग्रुप का भी एक स्पेसिफिक जो है नंबर होगा। जो कार्बन नंबर होने चाहिए वो ग्रेटर होने चाहिए 7 कार्बन से। जो आप ग्रुप लगाओगे, बल्कि ग्रुप लगाओगे, उसमें जो कार्बन चेन होनी चाहिए वो 7 कार्बन चेन से बड़ी होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको अमीन इन्वर्जन को स्टॉप करना है, वो है साइक्लाइजेशन। आप साइक्लाइजेशन कर दो। जैसे कि अमीन है,
आप ऐसे एजरीडीन फॉर्म में ले आओ, ये क्या हो गया हमारा एजरीडीन। तो आप इसको ऐसे साइक्लाइजेशन करके भी एमीन इन्वर्जन को स्टॉप कर सकते हो। तो ये बात हुई हमारी पूरी एमीन इन्वर्जन की। अब हमें जो टॉपिक लेना है वो क्या है, टीबीपी स्ट्रक्चर में हमारा फ्लक्शनलिटी कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्या करना है हमें, टीबीपी को मैं जो है शॉर्ट में ही बोलूँगी। टीबीपी का मतलब जो होगा हमारा वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। तो फ्लक्शनलिटी इन टीबीपी। तो अब हमें इसके बारे में बात करनी है। अगर मैं नॉर्मल टीबीपी की बात करूँ, जनरल बात करूँ, तो मैं कोई भी एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, या मैं कोई भी जो है हेलोजन लगा दूँ या कोई भी ग्रुप लगा दूँ। तो ये हमारा जो एंगल हो, सॉरी, ये बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होती है, ये दोनों, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ। ये हमारी क्या होती है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ। और ये जो होती है हमारी ये तीन, वो क्या होती है हमारी इक्वेटोरियल। ये तो हो गई हमारी जनरल बात। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे जो है एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ को ए से डिनोट कर रही हूँ और इक्वेटोरियल को मैं ई से डिनोट कर रही हूँ। तो हम क्या कहते हैं यूजुअली, जनरली क्या कहते हैं हम, कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ हमारी ज़्यादा होती है किससे, इक्वेटोरियल से। हम यही कहते हैं ना। अब देखो, लेकिन जो हमने रिसर्च की तो हमें क्या देखने को मिला कि जैसे हम PF5 मॉलिक्यूल लेते हैं, PF5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी क्या होता है हमारा, TBP। तो क्या होता है, ये देखो, ये P ऐसा ही होगा। अब इसमें जो बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिल रही थी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, RT में लिख रही हूँ रूम टेम्परेचर को, तो वो क्या देखने को मिली थी कि हमारी एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ आ रही थी वो निकल के क्या आ रही थी, इक्वेटोरियल के बराबर। तो यही हमें पढ़ना है कि ऐसा क्यों हो रहा था। इसका रीज़न जो बाद में देखा गया, जो साइंटिस्ट ने जो है इसका नाम दिया, वो क्या नाम दिया था, ये क्यों हो रहा था, वो हो रहा था बैरी-शूडो रोटेशन की वजह से, बैरी-शूडो रोटेशन। और ये जो वर्ड आप यूज़ करोगे बैरी-शूडो रोटेशन, वो स्पेसिफिक जो है टीबीपी स्ट्रक्चर के लिए ही एप्लीकेबल है। ये नहीं आप किसी भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल में लगा के आ जाओ। वो हमेशा टीबीपी का अगर बैरी-शूडो रोटेशन नाम ले रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं वो टीबीपी की बात कर रहा है एग्जामिनर, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम फ्लक्शनलिटी की बात हम टीबीपी स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, मीन्स हम डायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, बैरी-शूडो रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो अब बैरी-शूडो रोटेशन को समझना है। पहले तो बैरी-शूडो रोटेशन होता क्या है हमारा, कि ऐसा क्या है बैरी-शूडो रोटेशन में कि हमारे जो है एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ PF5 में इक्वल आ जा रहे हैं। तो देखो, अब ये हमारा स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल है PF5। अब जो है इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, TBP। अब ये क्या होता है, ये हमारे इक्विलिब्रियम में जाता है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में। अब क्या करना है आपको, देखो चेंज कैसे करना है इसको, जो है आपको ये वाला जो एटम है आपको इसको पायलट एटम कंसिडर करना है। पायलट एटम का मतलब क्या है, पायलट एटम वो होता है जिसकी पोजीशन आपको चेंज नहीं करनी है, वो फिक्स्ड पोजीशन है, इसको चेंज नहीं करना है, बाकी सारे चेंज होंगे अभी आगे जाके। तो क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल में ये F2 हमने फिक्स्ड कर दिया, राइट, इसको फिक्स्ड रखो। अब क्या करना है, ये F3 यहाँ पर हो गया, ये F3 का यहाँ, F4 ये हो गया, F5 यहाँ हो गया हमारा, देन F1 हमारा इस साइड पे हो गया। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट, स्क्वायर पिरामिडल। अब क्या होगा, आगे फिर से
हमारा रोटेशन होगा। रोटेशन करके क्या होगा, ये फ्लोरीन इधर चला जाएगा, ये फ्लोरीन इधर चला जाएगा, ये फ्लोरीन इधर जाएगा, ये फ्लोरीन इधर चला जाएगा। कैसे बनाना है आपको, फिर से TBP स्ट्रक्चर बनाओ। F2 मैंने फिक्स कर दिया था, ये पायलट आइटम ही था, राइट। ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, राइट। अब F3 हमें यहाँ पर करना है, F3 को हमें यहाँ पर करना है, F4 को नीचे ले आओ, F5 को ऊपर भेजना है, F1 को नीचे ले आओ। यहाँ तक क्लियर है। ये दोबारा TBP स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी जो पूरे प्रोसेस को है, जो हमारा ये क्या है, रियल स्ट्रक्चर है, और एंड में भी हमें क्या मिल रहा है, रियल स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन स्टेट हमारी किसकी निकल के आ रही है, वो आ रही है हमारी स्क्वायर पिरामिडल की। तो ये जो पूरा जो है हमारा प्रोसेस हुआ है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैरी सूडो रोटेशन। ये हमारा क्या हो गया, बैरी सूडो रोटेशन। अभी इसी रोटेशन, ये जो रोटेशन ये इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि फिर आप क्या है, रूम टेम्परेचर पे आप जब F19 जो है NMR सिग्नल लोगे तो आपको एक ही सिग्नल आपको मिलेगा सारे फ्लोरीन का। तो अगर कोई पूछे कि F19 अगर मैंने NMR सिग्नल लिया है रूम टेम्परेचर ऑफ PA5, सो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ सिग्नल, सो दैट आंसर विल बी 1। क्योंकि क्या है, रीज़न इसका क्या है, दैट इज़ बैरी सूडो रोटेशन। ये रोटेशन इतना फास्ट है कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर रहे कि कर पा रहे कि एक्सियल हमारा अलग है, इक्वेटोरियल अलग है, वो सारे बराबर ही आपको मिलेंगे। तो बैरी सूडो रोटेशन की वजह से रूम टेम्परेचर पे हमारा एक ही सिग्नल आएगा। लेकिन जैसे कि अगर मेरे को रोकना है ये बैरी सूडो रोटेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्रोसेस है, आप उसका टेम्परेचर लो कर दो। टेम्परेचर लो कितना करना है, दैट इज़ -149 नियरली 150 अराउंड आप करोगे तो आपको क्या होगा, उस केस में 2 सिग्नल आएंगे हमारे अलग से, एक्सियल और इक्वेटोरियल के। तो अब मैं बात करूँ एट लो टेम्परेचर दैट इज़ नियरली -159 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर लिया है, तो उस केस में हमारे क्या होगा, जैसे कि मैं बनाऊँ PA5 मॉलिक्यूल, PA5 मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, हमारे ये एक्सियल का अलग एक सिग्नल दिखाएगा, यहाँ पर लिखो एक्सियल का अलग सिग्नल, एक सिग्नल एक्सियल का और एक सिग्नल आपका इक्वेटोरियल का। ये मैं F19 NMR की बात कर रही हूँ। क्या हो गया, एट लो टेम्परेचर दैट इज एट 149 नियरली 149 डिग्री सेल्सियस, जो आपको एक्सियल का अलग दिखेगा सिग्नल, इक्वेटोरियल का अलग सिग्नल। अब ये जो है, जब ये जो एक्सियल वाला फ्लोरीन है, ये जब कपल करेगा हमारा फॉस्फोरस से, तो उसमें भी आपकी स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, देखो, जो I की वैल्यू होती है फॉर फॉस्फेरस वो होती है हाफ, और फ्लोरीन के केस में भी हाफ होती है। I की वैल्यू क्या होती है, हाफ फॉर फॉस्फोरस एंड फॉर फ्लोरीन बोथ, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2Ni+1 हमारा सिग्नल निकालने का। I हमें पता चल गया वो कितना है, हाफ, तो ये कट के कितना आ गया ओवरऑल n+1। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि कितने सिग्नल आएंगे, राइट। अभी तो मैं जस्ट आपको जनरल बता दे रही हूँ, अगर मैं आगे अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी कराऊंगी तो उसमें डिटेल बताऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन अभी समझने के लिए इतना ही लो, n+1 लगेगा, क्योंकि हमारी फॉस्फोरस और फ्लोरीन की जो I की वैल्यू होती है वो कितनी आती है, हाफ। तो यहाँ सबको आपको निकल जाएगा, n+1 यूज़ करना है, राइट। तो अब फ्लोरीन लो एक्सियल जो है, एक्सियल वाले फ्लोरीन जो हमारे फॉस्फोरस के साथ कपल करेंगे। अब हमारे फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी है, n पे क्या लिखने हैं आपको, नंबर ऑफ एटम लेने हैं। तो फॉस्फोरस के साथ 1 हो गया, सो 1+1 दैट इज़ 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 सिग्नल आ जाएगा फॉस्फोरस की वजह से, बाई फॉस्फोरस। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये जो एक्सियल वाला हमारा फ्लोरीन है फॉस्फोरस के साथ तो कपल कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, वो इक्वेटोरियल फ्लोरीन के साथ भी कपल कर रहा है। तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, हमारे फ्लोरीन कितने हैं हमारे इक्वेटोरियल पे, दैट इज़ 3। तो 3+1 दैट इज़ n+1, वो कितना आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी हमारा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा डबलेट ऑफ क्वाड्रेट।
डबलेट ऑफ क्वाड्रेट कहते हैं मैंने। अब आते हैं, हम बात करते हैं इक्वेटोरियल। सेम फॉर इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पर जब एक ही हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसके साथ कपल करेगा तो 2 सिग्नल। अब देखो ये जो इक्वेटोरियल है जब एक्सेल वाले के साथ जो है कपल करेगा, एक्सेल वाला कितने हमारे 2, तो 2 + 1 3, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो ये क्या हो गया, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। ये हमारा क्या कहलाएगा, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरे को स्पाइक्स डायग्राम। क्या बोलते हैं मैंने, स्पाइक डायग्राम, स्पाइक डायग्राम। ये क्या होगा हमारे स्पाइक डायग्राम। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये बात हुई हमारी फ्लक्शनैलिटी इन टीबीपी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ रह गई बतानी आपको। देखो एक चीज़ होती है हमारे फ्लक्शनैलिटी और एक चीज़ होती है हमारी पॉलीटोपल आइसोमेरिज्म। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें जो है हमारा डिफरेंस जो है वो क्या रहता है। देखो अगर मैं बात करूँ फ्लक्शनैलिटी की, इधर हमारा फ्लक्शनैलिटी है और इधर मैं क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ पॉलीटोपल आइसोमेरिज्म। देखो अब इनको कनेक्ट कैसे करना है दोनों को। अब फ्लक्शनैलिटी समझो ऐसे कि फ्लक्शनैलिटी मैं बोल रही हूँ तो मीन्स मैं बात कर रही हूँ एज ए ट्रांजिशन स्टेट की, और अगर मैं पॉलीटोपल आइसोमेरिज्म की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ इंटरमीडिएट्स की। अब मैं पूछूँ ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे मैम कि इंटरमीडिएट्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। सेम विद दिस ऑल्सो। फ्लक्शनैलिटी में क्या है, आप फ्लक्शनैलिटी में क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। जैसे मैंने बात की थी अभी स्टार्टिंग में क्या, एमीन इन्वर्जन की। एमीन इन्वर्जन में आपने देखा होगा कि अगर स्टार्टिंग में अमोनिया के स्ट्रक्चर पिरामिडल है तो रूम टेम्परेचर पे जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर में जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर से फिर से वो पिरामिडल अपनी रियल स्ट्रक्चर में आ जाता है। दैट मीन्स वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में जो था एंड में भी आपको वही चीज़ मिलेगी। जहाँ पर भी स्ट्रक्चर सेम मतलब सेम आ रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप उनको आइसोलेट नहीं कर पाओगे। वही केस है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अमीन इन्वर्जन हमारा फ्लक्शनैलिटी है, आप उसमें जो है उसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक अवर ट्रांजिशन स्टेट, दीज आर कांट बी आइसोलेटेड, कांट बी आइसोलेटेड। अगर मैं बात करूँ पॉलीटोपल आइसोमेरिज्म में, पॉलीटोपल में आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने सिस स्ट्रक्चर लिया तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ट्रांस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो क्या हो गया, आप दोनों को है, दोनों स्ट्रक्चर को आप डिफरेंट ही आइसोलेट कर सकते हो, उनकी स्टडी भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये क्या होता है, दे कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड। अभी आप लोग इसको जो है नोट करो, फिर हम बात करते हैं हमारे स्क्रैम्बलिंग। तो अब हमें जो बात करनी है वो हमें बात करनी है 3 चीज़ों की, वो है स्क्रैम्बलिंग, देन हम बात करेंगे रिंग विजिंग, और फिर हमें बात करनी है फिर हैप्टिसिटी चेंज के बारे में। तो अगर हम बात करें स्क्रैम्बलिंग के बारे में, तो स्क्रैम्बलिंग हमारा क्या होता है, दे एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म एंड दिस आइसोमर्स आर इंटरचेंजेबल एट रूम टेम्परेचर पे बट कैन बी आइसोलेटेड एट रूम लो टेम्परेचर। अब देखो ये जैसे मैंने एक लिया है, ये कॉम्प्लेक्स लिया है, अब ये क्या है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी सिस फॉर्म है जो कि कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में ना। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ये सिस फॉर्म हमारी ट्रांसफॉर्म में चेंज हो रही है। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो हम अगर देखेंगे कि हमारा प्रोटॉन NMR सिग्नल लेंगे तो हमारा जो है साइक्लोपेंटेडाइनाइल का एक ही सिग्नल आएगा दोनों के केस में, सिस और ट्रांस में। हम उस केस में जो है सिस और ट्रांस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्या होता है, सिस और ट्रांसफॉर्म आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे ही आप लो टेम्परेचर रखोगे तो आप उस केस में क्या करोगे, आप दोनों फॉर्म को डिफरेंटली आइसोलेट कर सकते हो उनकी स्टडी के लिए। क्या है बात की है मैंने कि एट लो टेम्परेचर दे कैन बी आइसोलेटेड, राइट, सिस एंड ट्रांसफॉर्म कैन बी आइसोलेटेड। तो ये क्या कहलाते हैं हमें, स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको पता होनी चाहिए स्क्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है। सेकेंड चीज़ है रिंग विजिंग।
रिंग विजिंग और हैप्टिसिटी चेंज जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखो रिंग विजिंग क्या होता है। रिंग विजिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो माइंड में रखनी है वो क्या रखनी है कि आपको देखना है अपने हमेशा हैप्टिसिटी जो है वो मिनिमम वाली लेनी है। जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल की मैं बात करूँ तो कितनी हैप्टिसिटी शो करता है, 3 ईटा 1 ईटा 3 एंड ईटा 5, ये 3 हैप्टिसिटी हो गई इसकी। तो आपको देखना है कि अगर रिंग विजिंग होगी तो वो तभी होगी जब उसकी मिनिमम हैप्टिसिटी होगी, मीन्स रिंग विजिंग इन साइक्लोपेंटाडाइनाइल इन ईटा 1 ओनली, राइट। ईटा 1 ईटा 3 ईटा 5 ये पता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप जो है प्रीवियस लेक्चर भी देख लेना जिसमें मैंने हैप्टिसिटी पढ़ाई है, कंप्लीट डिटेल पढ़ा है। हैप्टिसिटी फिर भी मैं आइडिया बता दूँ, जब मेटल जो है एक ही कार्बन से अटैच हो तो क्या होता है ईटा 1, ईटा 3 क्या होगा जब 3 कार्बन से अटैच है, ईटा 5 जस्ट 5 से हमारा मेटल कंबाइन कर जाता है साइक्लोपेंटाडाइनल सिस्टम से, राइट। तो ये हमारा होता है हैप्टिसिटी। तो रिंग विजिंग की मैं बात करी तो आपको मिनिमम हैप्टिसिटी से ही आपकी रिंग विजिंग होगी। रिंग विजिंग क्या होता है, जो मेटल होता है जैसे ये ईटा 1 में लगा है, अभी क्या है ये कहाँ लगा है, ईटा 1 में, तो क्या होगा ये जो है मेटल ये दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसे लगा लो, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे, ऐसे ही कुछ हुआ है ना। तो ये क्या है, मेटल जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम में भी जो है अलग अलग कार्बन पे मूवमेंट कर शो करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिंग विजिंग। रिंग विजिंग के अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, रिंग हॉपिंग। या तो आपको एग्जामिनर रिंग विजिंग के रूप में दे सकता है नाम, या आपको दे सकता है रिंग हॉपिंग, दोनों का मतलब क्या है, सेम। थर्ड जो चीज़ है हमारी क्या है, हैप्टिसिटी चेंज। हैप्टिसिटी चेंज जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे देखा गया है कि हमारी जो है हैप्टिसिटी भी चेंज हो रही है। जैसे मैं सिंपल साइक्लोपेंटाडाइनल सिस्टम की बात करूँ तो इसमें हैप्टिसिटी देखो ये 3 शो कर रहा है। कभी मेटल जो है ईटा 1 में रह रहा है, सॉरी ये ईटा 1 में हैप्टिसिटी शो कर रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स। कभी फिर ईटा 3 में जा रहा है, फिर ईटा 3 से फिर ईटा 5 में जा रहा है, फिर ईटा 1 में जा रहा है, फिर ईटा 3 से जा रहा है, ईटा 5 जा रहा है। ये जो है आपस में इंटर कन्वर्ट होते रह रहे हैं। तो इसी को क्या कह रहे हैं हम, हैप्टिसिटी चेंज, राइट। और इनको भी आप कैसे रोक सकते हैं रिंग विजिंग या हैप्टिसिटी चेंज को, जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी क्वेश्चन करके आपको ये रिंग विजिंग और रिंग हॉपिंग का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, क्योंकि आपको मेनली तो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये टॉपिक। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ अगर आपके सामने, एक मैंने टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स लिया फॉर एग्जांपल, ये है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ईटा 1 ले रही हूँ साइक्लोपेंटाडाइनाइल का, ये क्या है, ईटा 1। और यहीं पर मैंने क्या ले लिया, ईटा 5 वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम, जो कि तो ये क्या हो गया हमारे, ये दोनों क्या है, ईटा 1 क्योंकि एक ही कार्बन से हमारा मेटल अटैच है, और ये क्या हो गया ईटा 5 क्योंकि 5 कार्बन से ये अटैच है। अगर मैं सिंपल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने दूँ तो कैसे निकालोगे, टाइटेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 + 2 ये हो गया 1 1 2, और ये 5 5 कितना होगा 10, तो 10 + 2 12, 12 + 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो बात हुई जनरल। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो देखो, आपको पूछा कि एट रूम टेम्परेचर, ये मैं अभी प्रोटॉन NMR की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्रोटॉन NMR की। अब आपसे क्या पूछेगा कि एट रूम टेम्परेचर व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ सिग्नल, तो क्या होगा उस केस में जो आपके 2 ईटा 1 वाले साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है वो इंटर कन्वर्ट होंगे किसमें, ईटा 5 में, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो आप क्या है, इनके जो है सिग्नल जो है दोनों के एक ही आएंगे, तो नंबर ऑफ सिग्नल क्या हो जाएंगे, क्योंकि हैप्टिसिटी चेंज भी होगा उस केस में और रिंग विजिंग भी होगी, जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे प्रोटॉन सिग्नल में, तो एक ही सिग्नल आपका उस केस में आएगा। अब दूसरा क्या पूछ सकता है, एट -40 डिग्री, एट -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पे
आपका जो है नंबर ऑफ़ सिग्नल कितने हो जाएंगे। तो देखो जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम करोगे, जैसे आप रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर कम कर दिया, दैट इज़ -40 डिग्री से, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी हैप्टिसिटी चेंज होती है ना वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन हमारी रिंग विजिंग जो है कंटिन्यू रहती है। तो रिंग विजिंग की मैं बात करूँ तो रिंग विजिंग से फिर उस केस में क्या है, हमारा एक सिग्नल आएगा, राइट, और हमारी हैप्टिसिटी चेंज HC से मैं डिनोट कर रही हूँ हैप्टिसिटी चेंज को। तो अब हैप्टिसिटी चेंज का अलग से सिग्नल आएगा, इन पांचों का हाइड्रोजन का सेम आएगा, इन पांचों का हाइड्रोजन का सेम आएगा एक। अब आपको एग्जामिनर पूछे और फर्दर टेम्परेचर कम कर दिया, समझ लो -80 डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछा है नंबर ऑफ सिग्नल एट -80 डिग्री सेल्सियस पे, तब कितने सिग्नल हो गए। अब इस टेम्परेचर पे क्या है, ये टेम्परेचर बहुत कम हो गया। अब क्या होगा इस केस में, आपकी रिंग विजिंग भी स्टॉप हो जाएगी और हैप्टिसिटी चेंज भी स्टॉप हो जाएंगे, दोनों स्टॉप हो जाएंगे। मीन्स हैप्टिसिटी चेंज और रिंग विजिंग RW से मैं कर रही हूँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्नल क्या हो जाएगा, हैप्टिसिटी चेंज की वजह से आपका क्या आएगा, एक सिग्नल, दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल के हाइड्रोजन सेम ही दिखाएंगे, तो 1। अब देखो मैं रिंग विजिंग की बात करूँ, रिंग विजिंग में हमारे क्या है, ईटा 1। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका एक सिग्नल आएगा, इसको देखो मार्क करना मेरे साथ ही, इसका समझ लो, इसका एक सिग्नल आएगा, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, इसको ले लो 2, तो ये भी क्या होगा 2, और इनका एक एक सिग्नल आएगा, थर्ड सिग्नल। तो आपके टोटल सिग्नल जो आ रहे हैं रिंग विजिंग के केस में वो कितने आ रहे हैं निकल के, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए प्रोटॉन में, NMR में, वो हो गए 4। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको नोट डाउन करो। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही, सारे टॉपिक जो है मैंने कवर करा दिए आपके, फ्लक्शनलिटी, देन फ्लक्शनलिटी इन TBP जिसको आप कहते हो, बैरिशुडो रोटेशन, फिर उसके बाद हमने बात की हमारी स्क्रैम्बलिंग की, स्क्रैम्बलिंग के बाद हमने किसकी बात की, रिंग विजिंग जिसको हम बोलते हैं रिंग हॉपिंग में, फिर लास्ट में हमने बात कर ली हैप्टिसिटी चेंज, इसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब क्या है, अब तो जो है मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है पूरा इनका। तो आपका जो अब काम बनता है वो है कि आप जितने भी मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो घर पे उतने सॉल्व करना, उससे क्या होगा आपके ही कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग होंगे एट द एंड। एंड if you like the video then subscribe our channel and also share with your friends. Thank you for watching this video.